video we have studied about the physical properties of some elements and we have seen some of the physical properties. कौन सी physical properties देखी हमने? atomic radius देखा, then we have seen the types of atomic radius, उसके बाद हमने ionic radius भी देखा है ना, उसके कुछ variations, then some exceptions and all. But in this video we are going to continue the physical properties, the next physical property, and the very next physical property is ionization energy. Now what is this ionization energy? Ionization energy होती क्या है? बच्चों आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस से कुछ फोर्स से जुड़ा होता है, isn't it? जैसे सपोज मान लो मेरा ये एक एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव होता है ना? तो ये पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में जो होता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना? वो फोर्स अगर जानना हो हमको तो हम क्या करते हैं, KQ1 Q2 बाय R² करते हैं. R² जो होता है वो क्या होता है? वो डिस्टेंस होता है इलेक्ट्रॉन का, है ना? द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज नथिंग बट R². यहाँ पर और Q1 Q2 चार्ज ले लो, एक चार्ज Q1 इलेक्ट्रॉन का ले लो, Q2 न्यूक्लियस का ले लो, के एक कांस्टेंट वैल्यू होती है यहाँ पर. तो बोलना सिर्फ आपको इतना है कि इन दोनों के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन को पकड़े रखता है. अब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, ठीक है? इस एटम से मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो मैं ऐवी थोड़ी ना किसी इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही बाहर निकाल सकती हूँ. आई हैव टू अप्लाई और सम एनर्जी ओवर देयर, isn't it? मुझे कुछ एनर्जी को वहां पर यूज करना पड़ेगा, तभी जाकर मैं उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती हूँ. सो मोर प्रिसाइजली इफ आई वुड हैव टू से, आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम. ठीक है, न्यूट्रल बोला मैंने. न्यूट्रल क्यों बोला? बिना चार्ज वाले एटम, ठीक है? न्यूट्रल मीन्स बिना चार्ज वाला एटम, ठीक है? उसके बाद में मैंने बोला आइसोलेटेड. आइसोलेटेड मीन्स अकेला, ठीक है? उसके बाद मैंने बताया गैशियस, ठीक है? गैशियस तभी होगा जब वो आइसोलेटेड होगा. आइसोलेटेड होगा तो ही वो गैशियस होगा. तो ये हो सकता है सिर्फ गैशियस में, ठीक है? तो आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन मैं आपको दे देती हूँ. आयोनाइजेशन एनर्जी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron or to remove a valence shell electron, more precisely रहेगा, a valence shell electron of an isolated neutral comma gaseous atom. गैशियस में ही होगा ये, ठीक है? ये बात याद रखनी है. सो क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी? ये होती है आयोनाइजेशन एनर्जी. अब मान लो ये मेरा एक एटम है X, ठीक है? मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? X प्लस हो जाएगा, है ना? इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पर कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है ना? आई हैव गिवन सम एनर्जी, आई हैव सप्लाइड सम एनर्जी टू X, देन ओनली दिस इलेक्ट्रॉन हैज बीन रिमूव्ड, है ना? तो जिस भी रिएक्शन में हम एनर्जी देते हैं, ठीक है, रिएक्शन में जब कहीं भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. पढ़ा है ना 10th स्टैंडर्ड में? याद करो कहाँ पढ़ा है? 10th स्टैंडर्ड में हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन. याद है? कुछ क्लिक हुआ? वहां हमने क्या पढ़ा था? एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है ना? और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जहां पर हीट इवॉल्व होती है ना? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये? यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ऑब्वियसली एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, है ना? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन नेगेटिव होते हैं, ठीक है? जैसे कि मैं आपको बता दूं,
कि जो डेल्टा एच होता है, ठीक है, ये जो डेल्टा एच होता है ये एंडो कब होता है, सॉरी, अगर एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, एनर्जी रिलीज हुई है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, हीट हो या लाइट हो, ठीक है, जब वो रिलीज होती है तब क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक। जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, when the energy is absorbed, ठीक है, at that time it is endothermic. Okay, now whenever energy is released, ठीक है, रिलीज हो रही है, छोड़ दिया मैंने, ठीक है, तो तब क्या होता है, ये नेगेटिव होती है, और यहां पर एंडोथर्मिक में वो पॉजिटिव होती है। यहां तक समझ आया आपको? तो यहां पर डेल्टा एच जो रहेगा, डेल्टा एच मीन्स व्हाट इज डेल्टा एच, इट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, आई लिखती हूं मैं शॉर्ट फॉर्म, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो वो क्या हो गई, पॉजिटिव हुई कि नेगेटिव हुई, एंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव हुई, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज। यूनिट की अगर बात करोगे आप, ठीक है, यूनिट की अगर बात करोगे इस आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो उसको हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में इसको मेजर करते हैं। कैसे होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स होता है। आप इसको किलो जूल्स पर मोल में भी मेजर कर सकते हो। कैसे मेजर करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम विल बी इक्वल टू 96 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो समझ आया यहां तक आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल एंड गैसियस एटम, ठीक है। गैसियस एटम में ही होगा क्योंकि आइसोलेटेड जो एटम होता है वो गैसियस फॉर्म में ही मिलता है। अंडरस्टूड आयोनाइजेशन एनर्जी। Now let us see what are the factors on which ionization energy depends, ठीक है। Factors on which ionization energy depends, ठीक है। किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट वी आर गोइंग टू सी। सबसे पहले ये डिपेंड करेगा एटॉमिक साइज पर, ठीक है। सेकेंड, इट विल डिपेंड ऑन न्यूक्लियर चार्ज, एंड थर्ड, इट विल डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अभी एटॉमिक साइज पर कैसे डिपेंड करेगा, हाउ विल इट डिपेंड ऑन एटॉमिक साइज, ठीक है। कैसे डिपेंड करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है बच्चों, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, मैं उसको शॉर्टकट में आई लिख रही हूं, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। अभी क्यों मैंने ऐसे बोला कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, व्हाई आई हैव टोल्ड लाइक दिस, क्योंकि सपोज मान लो अभी मेरा ये एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरा एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जितना साइज छोटा रहेगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतना पास रहेगा, है ना। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहेगा उतना उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा रहेगा, उतनी मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। जितना दूर इलेक्ट्रॉन रहेगा न्यूक्लियस से, ठीक है, उतनी ही आसानी से मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकती हूँ, वहां मुझे एनर्जी कम लगेगी। सो दैट इज द रीजन वाई आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, ठीक है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी मुझे कम लगेगी, ठीक है। देन न्यूक्लियर चार्ज, देन नाउ हाउ विल न्यूक्लियर चार्ज कैसे डिपेंड करता है ये, ठीक है, लेट अस सी।
आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज NC लिख रही हूं मैं, इसको हम Z से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, Z से भी डिनोट करते हैं। कैसे होगा अभी ये, जैसे Z बढ़ेगा मीन्स एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है ना। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेगा, सपोज मान लो मेरा ये एक एटम है और ये एक दूसरा एटम है। ठीक है, यहां पर 3 प्रोटॉन्स है। ठीक है, और यहां पर इतने सारे प्रोटॉन्स हैं। Isn't it? तो जितने ज्यादा प्रोटॉन्स हो गए उतने वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख रहे हैं ना। इतने प्रोटॉन्स ने 3 प्रोटॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे हैं और यहां पर इतने सारे प्रोटॉन्स मिलकर इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे हैं। तो जितने प्रोटॉन्स हो गए वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेंगे। Isn't it? तो वहां पर मुझे उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। सो दैट इज द रीजन व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। एंड न्यूक्लियर चार्ज अगेन वी कैन से इट एज एटॉमिक नंबर, और या हम उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बोलते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे कैसे डिपेंड करता है भैया जी, स्टेबिलिटी पर। स्टेबिलिटी कुछ याद आया स्टेबिलिटी के बारे में? पीरियोडिक टेबल का जब हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे, पूरे पीरियोडिक टेबल में मैं जब पूरे एलिमेंट्स लिख रही थी, तब मैंने आपको स्टेबिलिटी के बारे में बताया था कि 2 तरह की स्टेबिलिटी होती है, एक फुली फिल्ड और एक हाफ। ठीक है, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड। ठीक है, जो फुल फिल्ड होते हैं वो कौन से होते हैं? P6 हो गए, D10 हो गया, F14 हो गया। हाफ फिल्ड कौन सा होगा? P3 हो गया, D5 और F7। Isn't it? ठीक है, ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स है और ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो यहां पर स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी बच्चों? जो फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, यहां पर बहुत टफ होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल होकर एक अपनी स्टेट पर ऑक्यूपाइड रहते हैं। ठीक है, दे आर वेरी हैप्पी विथ वट एवर स्टेबिलिटी दे आर हैविंग। तो जब कोई स्टेबल एटम होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेनिट्रेशन स्टेट कैसी हो जाएगी, पेनिट्रेशन इफेक्ट कैसे हो जाएगा? SPDF। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस सी वेरिएशंस। ठीक है, वेरिएशंस देखते हैं हम लोग। वेरिएशंस कभी भी हम 2 तरीके से सीखते हैं, है ना। मैंने बताया ना आपको पहले भी, कैसे देखा हमने वेरिएशन? पहला वेरिएशन हमने देखा अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड हम कैसे जाते हैं? लेफ्ट से राइट की ओर, है ना। तो अलोंग द पीरियड कैसे वेरिएशन होगा? यहां पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, है ना। लेफ्ट से राइट में मैं जाऊंगी तो जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, ये बात समझ आई आपको? अभी जाते हैं डाउन द ग्रुप। सेकेंड जो वेरिएशन हम देखते हैं वो डाउन द ग्रुप देखते हैं। डाउन द ग्रुप मीन्स टॉप टू बॉटम। डाउन द ग्रुप जाऊंगी मैं, ठीक है, एक किसी भी ग्रुप में नीचे 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 जाऊंगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगी साइज बढ़ता जाएगा, है ना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देख रहे हो आप कैसे होता है? वहां पे साइज बढ़ता जाता है ना। हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 3 है, देन सोडियम 11, देन पोटेशियम 19, है ना। तो साइज क्यों बढ़ रहा है? उनके शेल्स बढ़ रहे, तो ऑटोमेटिकली आप बोल सकते हो कि साइज बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे मैं ग्रुप में टॉप से बॉटम में जाती हूँ साइज बढ़ता है। ठीक है, तो साइज जैसे बढ़ता है आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है ना। यहां पर देखा ना हमने, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो मैं क्या बोलूंगी? डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस? डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस? साइज इंक्रीज हो रहा है,
साइज इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये बात समझ आई आपको। तो ये तो बहुत सिंपल होता है वेरिएशंस को याद रखना। मजा तो तब आती है जब आप एक्सेप्शंस को याद रखते हो। तो यहां पर बात करते हैं एक्सेप्शंस की। ठीक है, एक्सेप्शन की अगर बात करनी हो तो डाउन द ग्रुप जाओ। ठीक है, डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो यहां पर क्या देख रहे हो, साइज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो याद करो, मैंने जब आपको डाउन द ग्रुप बताया था, किसको लेते हैं हम यहां पर, बोरॉन को ले लेंगे। ठीक है, बोरॉन को। ठीक है, बोरॉन कौन से ग्रुप में आता है, कौन से ग्रुप में आता है बोरॉन, कम ऑन याद करो, याद करो, भूल गए, नहीं देखा ना पीरियोडिक टेबल जब मैं बना रही थी, व्हेन आई वाज राइटिंग ऑल द एलिमेंट्स एट दैट टाइम यू वर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग नो ऑन दैट वीडियो, तो इसीलिए नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी भी टाइम है आपके पास में, देख लो वीडियो को दोबारा से पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, तो बोरॉन होता है, बोरॉन के बाद कौन आता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, गैलियम के बाद इंडियम, इंडियम के बाद क्या आता है, थूलियम, है ना। बैंगन आलू गाजर इन थैला, कुछ याद आया, अभी क्लिक हुआ, बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, नहीं पढ़ा है और नहीं देखा है वीडियो ध्यान से तो देख भी लो ध्यान से दोबारा से और उसको पढ़ भी लो अच्छे से। ठीक है, बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, तो यहाँ पर ये 13th ग्रुप एलिमेंट्स हो गए, याद है आपको, पीरियोडिक टेबल के 13 ग्रुप में आते हैं और पी ब्लॉक इसी से स्टार्ट होता है, बोरॉन से। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगी, ठीक है, व्हेन आई विल गो डाउन द ग्रुप, तो यहाँ पर साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी को डिक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ और होता है। होता क्या है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी बाय अ ग्राफ। ठीक है, तो यहां पर ले लो आयोनाइजेशन एनर्जी और यहां पर ले लो एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जब एटॉमिक नंबर आप ले लोगे और आयोनाइजेशन एनर्जी को एटॉमिक नंबर के वर्सेस आप प्लॉट करोगे तो आपको ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, ये होता है बोरॉन, दिस इज थूलियम, ठीक है, दिस इज गैलियम, दिस इज एल्यूमिनियम एंड दिस इज इंडियम। तो अगर मुझे बनाना हो ग्राफ को तो इस तरह होगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो यहां पर मुझे किस तरह से सीरीज मिल रही है, मुझे किस तरह से मिलेगा, एटॉमिक साइज की सीरीज मुझे किस तरह से मिल रही है, हियर आई विल शो यू। सबसे पहले होगा बोरॉन, देन सेम पोजीशन, ठीक है, सेम पोजीशन पे कौन है यहां पर, थूलियम, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम एंड देन इंडियम। अंडरस्टूड? ठीक है, सो ये था एक्सेप्शन। किसका एक्सेप्शन था ये, आयोनाइजेशन एनर्जी का। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन सी है नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, दिखाया था ना मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अभी ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है भाई, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स प्यार, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, लव टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लव टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो कि ये एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, सो इट इज हैविंग सम लव टूवर्ड्स दिस इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, है ना। दिस इलेक्ट्रॉन विल गो हियर एंड इट विल गेट सम प्लेस। तो ये जब इलेक्ट्रॉन को कोई प्लेस मिल जाती है, ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन को प्लेस मिल जाती है तो वो बहुत खुश हो जाता है, हाँ, तो इट बिकम्स वेरी हैप्पी। और जब कोई इलेक्ट्रॉन बहुत खुश हो जाता है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज वेरी हैप्पी, इट रिलीजेस सम एनर्जी, ठीक है, एक एनर्जी को रिलीज करता है, दैट रिलीज्ड एनर्जी, ठीक है, दैट रिलीज्ड एनर्जी इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अगर मुझे इसका डेफिनेशन आपको देना हो तो मैं किस तरह से दूंगी आपको इसका डेफिनेशन, the amount of energy released, कब रिलीज होती है भाई, when an electron
is added to a, कौन सा इसको, न्यूट्रल और कौन सा, याद करो मैंने आपको बताया अकेले जो होता है वो कौन सा होता है, सैचुरेटेड गैसियस एटम। ठीक है, तो जब कभी भी कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वैलेंस शेल में, किसके, सैचुरेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम के, तब वो एक एनर्जी को रिलीज करेगा। तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट एनर्जी इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है आप इसको कैसे मेजर कर सकते हो, शॉर्टकट में लिख रही हूं मैं ईवी, इसको आप मेजर कर सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, या आप इसको मेजर कर सकते हो किलो जूल्स पर मोल में। ना बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, किसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक और टर्म आपकी बुक में दी रखी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये थोड़ी डिफरेंट होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो डेल्टा एच होता है बच्चों, गेन एल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ये डेल्टा एच होता है। यहां पर हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ओवर हियर। यहां पर जो इलेक्ट्रो एफिनिटी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है यहां पर। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ये और डेल्टा एच में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस हियर, व्हाट इज द डिफरेंस ओवर हियर, आपको क्या लगता है। ये जो डेल्टा एच है ये गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इसीलिए मैंने इसको डेल्टा एच से डिनोट किया है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इन दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंस होगा, दोनों सेम नहीं है यहाँ पर, उनके बीच में कुछ तो डिफरेंस है। ठीक है, ये जो होता है ये जनरली नेगेटिव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो जनरली नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो पॉजिटिव होती है। ओके, अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Now let us see the factors on which this electron affinity will depend. ठीक है, factors on which electron affinity depends. चलो बताओ अभी मुझे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिसपे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड कर सकता है। तो सबसे पहला क्या होगा, एटॉमिक साइज, बिल्कुल सही। सेकेंड कौन सा होगा, सेकेंड होगा न्यूक्लियर चार्ज, है ना। और थर्ड कौन सा हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटॉमिक साइज पर कैसे डिपेंड कर सकता है, कैसे डिपेंड कर सकता है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी घटती जाएगी। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, लव टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो डिक्रीज। ओके, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो क्षमता है, ठीक है, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो इंक्रीज, इजंट इट। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, है ना। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो इंक्रीज, एज अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल इंक्रीज ओवर देयर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, स्टेबल जो रहते हैं, कौन कौन से होते हैं स्टेबल, बताया ना मैंने आपको, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। यहां पर जो स्टेबल रहेंगे उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो 0 रहेगी।
है ना, वो जीरो रहेगी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो फुली फिल्ड है। अरे भैया मैं ठीक हूं, मैं जैसा भी हूं ठीक हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, है ना, ऐसे ही बोलेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है एक एटम की, अगर वो फुली फिल्ड है या वो हाफ फिल्ड है तो वो जीरो होती है। ठीक है, ये तीन चीजें समझ आई आपको। 3 फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स: एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। नाउ लेट अस सी द वेरिएशंस ओवर हियर। वेरिएशंस देखते हैं हम, और हम वेरिएशंस कभी भी कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं वेरिएशन? पहले तो हम पढ़ते हैं अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड हम पढ़ते हैं तो कैसे जाते हैं हम? लेफ्ट से लेकर राइट की ओर, है ना, या राइट से लेफ्ट की ओर आते हो आप, लेफ्ट से राइट की ओर ही जाते हो ना। तो यहां पर क्या होना चाहिए? लेफ्ट से राइट में आप जब जा रहे हो तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं मीन्स उनका लव टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ओवर देयर, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो अलोंग द पीरियड क्या होगा? अलोंग द पीरियड क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी। सेकेंड बात करते हैं डाउन द ग्रुप की। डाउन द ग्रुप कैसे आते हैं हम? टॉप से बॉटम की ओर। ठीक है, तो जब भी आप टॉप से बॉटम की ओर आते हो तो क्या होता है? साइज बढ़ता है ना। कभी भी इसका अपोजिट होता है, ये बात याद रखना है आपको। ठीक है, यहां पर क्या होगा? साइज बढ़ेगा। ठीक है, जैसे ही साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, तो साइज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये है वेरिएशंस। ये तो इजी है, हम इनको लर्न कर सकते हैं, याद भी रख सकते हैं, पर बात कब कर सकते हैं हम? क्वेश्चंस किस पर आते हैं? एक्सेप्शंस पर। अब हमको देखना है कि यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है। ठीक है, एक्सेप्शंस देखते हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस को यहाँ पर देखने के लिए हम लेते हैं सेकेंड पीरियड। ठीक है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स बताओ जरा। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, अब इनके एटॉमिक नंबर भी दे दो बाबा। क्या होते हैं एटॉमिक नंबर? होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नियॉन को भी ले लेते हैं यहाँ पर 10। ठीक है, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर दो। 2,1, 2,2, 2,3। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करते हैं 1s2, 2s1। ये क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2। ये क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p1। वैसे ये हो जाएगा 2p2, ये हो जाएगा 2p3, ये हो जाएगा 2p4, दिस विल बी 2p5 एंड दिस विल बी 2p6। ठीक है, अब बात करो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टेबल कौन होते हैं? स्टेबल जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो, जो स्टेबल होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। और स्टेबल कौन होते हैं? हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड। यहां पर फुल फिल्ड कौन रहेगा? नियॉन। फुली फिल्ड है ना, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इजंट इट? तो ये फुली फिल्ड है तो ये स्टेबल है। और यहाँ पर 1s2, 2s2, s में 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं ना, तो ये भी स्टेबल हो गया। और यहाँ पर हाफ फिल्ड कौन है? नाइट्रोजन, p3 हाफ फिल्ड, तो ये भी स्टेबल हो गया। तो जैसे कि आपको बताया गया है यहाँ पर वेरिएशन अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी बढ़ना चाहिए। अगर न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पर हो नहीं रहा है। वैसे यहाँ पर सीरीज कैसे बनेगी? सबसे पहले तो बात करते हैं नियॉन की। नियॉन एक नोबल गैस एलिमेंट है और स्टेबल है, तो यहाँ पर नियॉन की इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा? नियॉन।
isn't it? उसके बाद कौन आएगा? नाइट्रोजन, देन बेरिलियम। अब यहां देखो लिथियम के पास 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेके फिर से अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेगा। तो यहां पर कौन आएगा? लिथियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन। कुछ इस तरह से होगी फिर सीरीज, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बढ़ना चाहिए, इस तरह से बढ़ती जाएगी, इस तरह से बढ़ती जाएगी। ठीक है, समझ आया आपको? क्या होगा? सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है मीन 0 तो नियॉन की है, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम बेरिलियम, देन लिथियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। मीन सबसे ज्यादा जो है वो फ्लोरीन की होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो समझ आया आपको यहां तक? इसके बाद बात करते हैं डाउन द ग्रुप की। ठीक है, डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे तो क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी ऑब्वियसली। तो अगर हम नीचे जा रहे हैं तो हम हैलोजेंस में जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, हैलोजेंस में। ये डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम लोग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहां पर याद रखना है बच्चों, यहां पर ऐसे नहीं होता है। डाउन द ग्रुप अगर मैं जा रही हूं तो जैसे जैसे यहाँ पे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को घटना चाहिए, इजंट इट? पर यहाँ पर क्या होता है? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। समझ आया यहां तक? क्लियर एवरीवन? नेगेटिविटी क्या होती है भाई? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स टेंडेंसी होती है कि एटम की कैसी टेंडेंसी होती है कि वो जो शेयर करता है ना, जिस भी इलेक्ट्रॉन को वो शेयर करता है कोवैलेंट बॉन्ड में, जो पेयर को वो शेयर करता है, वो अपनी तरफ उसको ज्यादा खींचता है। अगर मुझे एग्जांपल देना हो तो कैसे दूंगी मैं? सपोज आप अपने फ्रेंड के साथ में खाना खा रहे हो एक ही प्लेट में। ठीक है, आप दोनों एक ही प्लेट में शेयर कर रहे हो एक दूसरे को, या सपोज एक ही टिफिन है आपके पास और वो टिफिन आप दोनों शेयर कर रहे हो। तो क्या होता है, अगर आपको ज्यादा भूख लगी होती है या वो उसमें उस टिफिन में आपका कुछ फेवरेट डिश रहा होता है, तो आप क्या करते हो? उस टिफिन को हल्का सा अपनी तरफ खींचते हो, है ना? ज्यादा खींचते रहते हो, शेयर भी कर रहे होते हो और खींच भी रहे होते हो अपनी तरफ। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह होता है यहाँ पर दो एटम्स जो है अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और जब वो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है उन दोनों के बीच में, तो एक एटम उसमें जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करता है? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के साथ जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है उसको अपनी तरफ खींच लेता है। सो दैट टेंडेंसी इज नथिंग बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेफिनेशन चाहिए आपको तो मैं दे देती हूँ। डेफिनेशन इज नथिंग बट द tendency of attracting shared pair of electron in a covalent bond। ये याद रखना, in a covalent bond is nothing but इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, समझ आया आपको यहाँ तक? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है? एग्जाम्पल देखना है आपको तो बताती हूँ मैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। इन दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है ना, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। दोनों भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है ना? हाइड्रोजन नॉन मेटल है कि मेटल है? नॉन मेटल है। क्लोरीन इज ऑल्सो नॉन मेटल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इजंट इट? पर यहाँ पर क्लोरीन being more electronegative than hydrogen, isn't it? Chlorine is more electronegative here, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है,
ये जो शेयर कर रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो अपनी तरफ खींच लेगा क्लोरीन, तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इजंट इट? समझ आया आपको किस तरह से क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है? सो दिस टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवैलेंट बॉन्ड इज नथिंग बट electronegativity. Now let us see that what are the factors on which electronegativity depends. Factors on which electronegativity depends. चलो आपको बहुत अच्छे से पता है कौन से फैक्टर्स है, आप ही बताओगे मुझे। तो सबसे पहला वाला जो होता है वो एटॉमिक साइज है ना। एटॉमिक साइज पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा एटॉमिक साइज पर? जितना छोटा साइज रहेगा, ठीक है, जितना छोटा साइज रहेगा उतना वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जल्दी अट्रैक्ट करेगा, है ना। छोटा साइज है तो इलेक्ट्रॉन उसी के पास है तो वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा। जितना बड़ा साइज होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उससे उतना ज्यादा दूर है ना, उन दोनों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को बहुत कम अट्रैक्ट कर पाएगा। तो यहां पर क्या बोल सकते हो आप? दैट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? साइज के। ठीक है। सेकेंड थिंग क्या हो सकती है जिस पर डिपेंड करता है? न्यूक्लियर चार्ज। आपको पता है इसका अपोजिट ही होता है हमेशा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे होगी? जैसे मान लो यहां पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने बढ़ेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने बढ़ेंगे उतना ही वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, है ना। तो जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ता जाएगा, है ना। जो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो भी अपनी तरफ खींचता है, जो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो कौन होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे, प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना भी ज्यादा हो जाएगा। इट विल इंक्रीज नो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ता है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज्यादा, ठीक है। ये बात समझ में आई? अब कौन सी चीज पर डिपेंड करेगा? क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वर्क करेगा? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वर्क करेगा क्या? नहीं। चलो थर्ड थिंग फिर कौन सी देखेंगे हम लोग यहाँ पर? चार्ज देखे हैं किस में देखेंगे चार्ज को? कटायन में और अनायन में। Now how we are going to see that electronegativity depends on charge? कटायन में और अनायन में किस तरह से होगा? कैसे हो सकता है? आपको क्या लगता है? What do you think? कटायन में क्या हो सकता है और अनायन में क्या हो सकता है? यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 2+ और 3+ ले लेती हूं मैं। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी। तो मैं यहां पर बोल सकती हूं दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो चार्ज कटायन पे किस तरह से डिपेंड करता है? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर अनायन में मुझे बताना हो तो मैं सपोज बताऊं यहाँ पे N- -2 -3। अब यहां पर क्या हो जाएगा? जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैं कैसे बताऊंगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज ऑफ अनायन।
ठीक है, समझ आया यहाँ पर चार्ज किस तरह से डिपेंड करता है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये बात समझ आई आपको। एक और चीज होती है जिसपे वो डिपेंड करता है, दैट इज नथिंग बट हाइब्रिडाइजेशन। Now there are many hybridization, but what we are going to study is sp, sp2 and sp3. ठीक है, अभी हम कैसे स्टडी करने वाले हैं इसको। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो परसेंटेज ऑफ एस पे डिपेंड करता है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एस पे डिपेंड करता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ एस अगर मुझे लिखना है तो एस और पी है। ठीक है, यहां पर एस और पी है, तो यहाँ पर 50-50% हुआ दोनों का, यानी एस यहाँ पर 50% है। यहाँ पर एस पी टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 33.33, हियर 25%। समझ आया आपको हाइब्रिडाइजेशन में। जितना ज्यादा एस का परसेंटेज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो परसेंटेज ऑफ एस, ठीक है, यहां लिखती हूं मैं, परसेंटेज ऑफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ आया आपको। किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है, कैटायन एनायन का अलग तरह से, और हाइब्रिडाइजेशन पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं वेरिएशंस की। तो वेरिएशंस हम हमेशा 2 टाइप्स में पढ़ते हैं, है ना। 2 टाइप्स में हम वेरिएशंस को पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे हम वेरिएशंस को, क्या होना चाहिए, अलोंग द पीरियड। ठीक है, अलोंग द पीरियड। और अलोंग द पीरियड आप कैसे जाते हो, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हो। लेफ्ट से राइट की ओर जब आप जा रहे हो तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही है ना। सेकेंड थिंग, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप हम टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं। नाउ व्हेनेवर यू आर गोइंग टॉप टू बॉटम तो क्या होता है, साइज बढ़ता है, मींस साइज इंक्रीज हो रहा है। यहां पर अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, समझ आया यहां तक किस तरह से होता है, अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। नाउ वी हैव टू स्टडी एक्सेप्शन। यहां पर एक्सेप्शन क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो एक्सेप्शंस है, ठीक है, वो अलोंग द पीरियड बोलो आप या डाउन द ग्रुप जाओ, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो एक्सेप्शंस होती है बच्चों, ये आपको लर्न रहना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर यू टू लर्न ऑल दीज नेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ द एक्सेप्शंस। ठीक है, सो अगर पीरियड 1 की बात करनी हो मुझे तो मैं हाइड्रोजन को लेती हूँ। ठीक है, पीरियड 2 की बात करनी है मुझे तो किसको लू मैं, किसको लू, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को ले लेती हूं मैं। थोड़ा क्लोज लिखेंगे, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, यहां पर कौन आएगा, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। यहां पर कौन आएगा, फॉस्फोरस, और यहां पर सल्फर। ठीक है, इस तरह से आएगा। ये पीरियड 1 हो गया, ये पीरियड 2 हो गया। देखा आपने, ये ग्रुप हो गया हाइड्रोजन वाला, ये पीरियड 3 हो गया। ठीक है, तो मैंने यहां से इस तरह से एलिमेंट्स को लिख दिया। अब मैं इनकी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बताऊंगी। तो फ्लोरीन की होती है 4, ऑक्सीजन इज 3.5, डिक्रीज ऑर्डर में जाओ आप, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाओ, फ्लोरीन इज 4, ऑक्सीजन इज 3.5, नाइट्रोजन 3 होती है, क्लोरीन भी 3 होती है, ब्रोमीन 2.8 होती है, आयोडीन 2.5 होता है, सल्फर 2.5 होता है, कार्बन 2.5 होता है, फॉस्फोरस
2.1 होता है और हाइड्रोजन भी 2.1 होता है। तो अब रिलेट कर सकते हो, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कितनी है 2.1 और क्लोरीन की कितनी है 3। तब देखा आपने जो टेंडेंसी मैंने आपको बताई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वहां पे बॉन्ड जो बना था कोवेलेंट बॉन्ड वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच बना था, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच। मैंने तब आपको बताया कि क्लोरीन जो होती है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है हाइड्रोजन से। तो यहाँ नजर है आपको 3 इज ग्रेटर देन 2.1, दैट इज द रीजन वाई क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है। ठीक है, ये लर्न होना चाहिए आपको। बहुत सिंपल है, इजी वे में आपको मैंने बताया कि कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप उसको लर्न कर लोगे। ठीक है, सो दिस वाज नथिंग बट द वेरिएशंस एंड द फैक्टर्स एंड द एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Now let us move towards the last part of the topic, which is nothing but chemical property. Actually, most of the part I have covered while writing the elements in periodic table. Only this thing we have not discussed yet, which is diagonal relationship. Now what is this diagonal relationship? Diagonal relationship क्या होती है? For that we'll have to take some elements. Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen. Then क्या होता है लिथियम के नीचे? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस. Now when these elements were kept like this, they were showing properties in a diagonal way. लिथियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम की तरह होती थी, बेरियम की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम की तरह, बोरॉन की सिलिकॉन की तरह और कार्बन की फॉस्फोरस की तरह. दिख रहा है यहाँ पे डायगोनल बनता जा रहा है ना. सो दीज डायगोनल केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, द डायगोनल वे ऑफ शोइंग दीज केमिकल प्रॉपर्टीज वाज टर्म्ड एज diagonal relationship, and these relationship were dominating the chemical properties throughout the periodic table. ठीक है, और रीजन क्या था इनका? what was the reason over here? रीजन ये था कि चार्ज बाय साइज का जो रेशियो था वो सेम. द रीजन वॉज चार्ज बाय साइज का जो रेशियो है वो सेम. जैसे मैग्नीशियम ले लो आप, इसका साइज भी बड़ा, चार्ज भी बड़ा. एल्यूमिनियम ले लो, इसका भी साइज भी बड़ा, चार्ज भी बड़ा. ये एक और चीज भी आप बोल सकते हो यहाँ पे, चार्ज डेंसिटी. दैट इज ऑल्सो सेम. ठीक है, दिस इज द रीजन वाई the elements are showing diagonal relationship. Here the periodicity is there in chemical properties also. So here the classification of elements wala part is done from my side. Here we have finished the topic. I hope that you have all understood the concepts. Let us now meet in our next topic, where we will be studying with a new topic with more interesting concepts and more interesting jugards and fundas and all. So till then, keep learning and keep smiling. Have a nice day.